आज का टॉपिक रहेगा अपना डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक पे जाने से पहले कुछ बेसिक ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ध्यान देना, एक पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें अगर अपन बेसिक देखें तो ये जो शुरुआत के 2 ग्रुप्स होते हैं इनको एस ब्लॉक बोला गया है। लास्ट के ये जो 6 ग्रुप्स होते हैं इनको पी ब्लॉक बोला जाता है। बीच के ये जो 10 रुकते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में जितने आते हैं उनमें मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। वैसे ही ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इसलिए कई बार जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक मेटल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना उस चीज़ को लेकर के। डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक मेटल सेम ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट करें तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, जिनमें से 10 ग्रुप तो डी ब्लॉक के अंदर होता है। पीरियड टोटल 7 होते हैं, जिनमें से ये फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है तुम्हारा डी ब्लॉक। यानी फोर्थ पीरियड में एस के बाद आता है तुम्हारा डी। यानी डी ब्लॉक कहाँ से आता है? फोर्थ पीरियड से आता है, फिफ्थ में आता है, सिक्स्थ में आता है और फिर 7th में भी आता है। तो सर एफ ब्लॉक कहाँ पर आता है फिर? तो देखना सुनना, फोर्थ ब्लॉक में पूरा एस डी पी आता है, फिफ्थ में आता है एस डी पी, सिक्स्थ पीरियड में आता है तुम्हारा एस एफ डी पी। यानी कि यहां पर जो 6 पीरियड स्टार्ट होता है तो एस ब्लॉक के बाद क्या आ रहा था? डी। बट एस और डी के बीच में कौन आ जाता है फिर? एफ, ठीक है। और एफ में टोटल 2 पीरियड्स आते हैं या 2 सीरीज आती बोल सकते हो, सीरीज भी बोल सकते हैं इसको। एक तो स्टार्ट होती है तुम्हारी 6th पीरियड से और एक स्टार्ट होती है तुम्हारी 7th पीरियड से, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें अपन तो हम लोगों ने जो एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था वो था एस पी डी और एफ। यानी एस के बाद क्या आना चाहिए कायदे से? पी, पी के बाद क्या आना चाहिए? डी, डी के बाद क्या आना चाहिए? एफ। ये रूल है। यानी एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ आना चाहिए। बट यहां पर कुछ देखें तो पता चला कि एस और पी तो आ रहे थे, ओके था अप टू 3rd पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बट 4th पीरियड से स्विच हो गया। 4th पीरियड से प्रॉब्लम क्या हुआ? 4th पीरियड से एस के बाद पी ना आकर डी आ गया, यानी बीच में क्या आ गया दोनों के? डी, ठीक है। तो ये डी आ गया। अब सीन क्या हुआ देखो, अब क्योंकि डी दोनों के बीच में घुस गया तो पनिशमेंट के तौर पे इसके एक एनर्जी लेवल को कम कर दिया गया, यानी एनर्जी ऑर्डर को एक क्या कर दिए? कम कर दिए। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? शुरुआत कहां से होता है? 4th पीरियड से। बट क्योंकि इसकी एनर्जी कम कर दी है तो इसलिए अब इसको क्या बोलते हैं अपन? n-1 पीरियड में। मतलब कि अगर कोई डी ऑर्बिटल 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग उसको 4d बोलेंगे? नहीं, हम लोग उसको बोलेंगे 4-1d, यानी कि 3d। अगर कोई 5th पीरियड में आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? 5-1d, यानी कि 4d। 6th पीरियड में आया तो 5d और 7th पीरियड में आया तो 6d। यानी टोटल डी कितने आएंगे? डी आएंगे तुम्हारे, एक तो आएगी 3d जो कि 4th पीरियड में आएगा, एक आएगा तुम्हारा 4d जो कि 5th पीरियड में आएगा, एक आएगा तुम्हारा 5d जो कि 6th पीरियड में आएगा और एक आएगा तुम्हारा 6d जो कि 7th पीरियड में आएगा। 4th, 5th, 6th, 7th, 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड में आएंगे। नाम क्या क्या है उनकी? 3d, 4d, 5d और 6d सीरीज। तो डी ब्लॉक में कितने सीरीज होंगे? 4, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। इसको फर्स्ट सीरीज, सेकेंड, थर्ड और 4th सीरीज भी बोलते हैं डी ब्लॉक का। इतना क्लियर हुआ? वैसे ही तो सर एक बात बताओ, जब एस और पी के बीच में डी घुसा तो उसको एक पनिशमेंट डाल दी है। बट यहां पर अभी आप बोले कि एफ ब्लॉक तो एस और डी के बीच में घुस रहा है, यानी सीन यहां पर ये बैठा कि एस और डी के बीच में घुस गया एफ, तो अब उस एफ को क्या करेंगे? तो उसमें भी पनिशमेंट डालेंगे। अब सोचो, डी ऑर्बिटल एस और पी के बीच में घुसा तो एक पनिशमेंट, एस और डी के बीच में कौन घुस गया तो इसको कितना पनिशमेंट डालेंगे? 2 पनिशमेंट डालेंगे इसको फिर। तो एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा था तुम्हारा? 6th पीरियड से। यानी एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा था तुम्हारा? ये जो एफ का है वो कहां से स्टार्ट हो रहा था? 6th पीरियड से स्टार्ट हो रहा। तो 6th पीरियड में आने वाले को कौन सा सीरीज बोलेंगे? 6-2 यानी 4f सीरीज। और जो 7th पीरियड में आएगा उसको क्या बोलेंगे? 7-2 यानी कि 5f। तो टोटल 2 सीरीज बनेंगी यहां पर भी, एक 4f सीरीज, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज, जो कि 6th और 7th पीरियड में आएंगे। इतना बेसिक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें अब सुनो, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं
ठीक है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स में एक चीज ऐसा नोटिस किया गया है कि डी ऑर्बिटल का जो कन्फिग्रेशन है 0 से लेकर 10 तक घूमता है। नॉट 0, 1 ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर। 1 से लेकर 10 तक घूमता है। एग्जाम्पल दूँ तो अगर समझाने के लिए, जैसे मान के चलो मैं 3D सीरीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो जो 3D सीरीज है अपनी, 3D सीरीज यानी कौन से पीरियड से स्टार्ट होगी 3D सीरीज? 4th पीरियड से स्टार्ट होगी। 3D सीरीज के एलिमेंट्स के एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर मैं लिख दूं तो ये 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया और वो एलिमेंट्स के सिंबल हो गए। अभी देखो 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाऊँ, जैसे मैं एक का लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, तो नियरेस्ट नोबेल कैसा आर्गन हुआ, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद क्या बचेगा तुम्हारा 4s2 3d1, क्योंकि ये 18 जाता है, 18 हो गया, 19, 20 और एक 21, तो हो गया 21। वैसे 22 आने के लिए आर्गन होगा 4s2 3d2, क्या आएगा इसका आएगा 4s2 3d2। वैसे इसका जाऊंगा तो क्या आएगा 4s2 3d6। कुछ चीज नोटिस किए, एटॉमिक नंबर पे ध्यान दो और एस और डी को ध्यान दो। 21 21 22 22 26 26, वैसे सबका जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 3D सीरीज में होगा, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज। तो बाकी का कैसे करेंगे, तो देखो वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो 3D का ही आता है मैक्सिमम, बाकी का वैसे भी नहीं आता, और बाकी का क्वेश्चन आएगा भी तो सिलेक्टेड के ऊपर आएगा, मैं बता दूंगा कौन सा आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतने, ठीक है। अब इस ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते बन जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंसते हैं, लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर और जिंक, ये 4 का। अब ये 4 का क्या फंसता है, देखो हम लोगों ने जब एक ट्रिक देखा उसके हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड क्या होगा 4s2 3d4 होना चाहिए कायदे से, होना चाहिए कायदे से, बट ये होगा क्या, नहीं होगा। अब होता क्या है, तो होता है इसका 4s1 3d5, और एक्चुअल में ये बाहर चल देता है, तो ये रीअरेंज करता है अपने आप को 3d5 4s1। अब ऐसा क्यों होता है, हाँ लेकिन क्यों होता है, तो इसका रीजन है इसका, वेरी गुड, डी ऑर्बिटल जो होता है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल क्या करता है, एस इलेक्ट्रॉन के एक एस ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को उधार मांग लेता है कि भाई तेरे पास 2 है, मेरे को 1 दे दे, तो मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा। तो उससे होगा क्या, उससे होता ही है कोई भी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ये 2 कंडीशन पे सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर 3d4 की स्टेबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें 3d4 की स्टेबिलिटी यहाँ पर, तो 3d5 की स्टेबिलिटी वो ऊपर, इतना डिफरेंस होता है। तो इस मेजर डिफरेंस को करने के लिए क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन उधार में ले लेता है, तो हाफ फील्ड हो गया एग्जैक्टली। अब क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रोमियम हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्रिफर्ड करेगा, 3d5 4s1 को, ठीक है। वैसे ही मैंगनीज का बनाने जाओगे तो मैंगनीज का तो डायरेक्टली वही पड़ता है, क्या पड़ता है इसका 3d5 4s2। वैसे यहाँ पर कॉपर का अगर देखें अपन, तो कायदे से कॉपर का क्या पढ़ना चाहिए 4s2 3d9, बट अभी कौन सा बताया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी कंप्लीटली फील्ड की पॉसिबिलिटी है एक, अगर ले लेगा तो वो भी करता है वैसे ही फिर, तो ये 3d10 4s1, ठीक है। और वैसे जिंक का क्या आएगा, इसका तो कंप्लीटली वैसे ही आता है जिंक का 3d10 4s, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो तो एबनॉर्मलिटी थी वो मैंने बता दिया, थोड़ा कुछ जो दिक्कत था। अब यहाँ पर समझना, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स। अब रीजन बता चुका हूँ उसको मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, क्लियर हो गया। क्या सबको बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी को बोलते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, मतलब एक सीरीज को छोड़कर। एक्चुअली होता 4 है,
बट हमारे काम का 3 होता है, इसलिए हम लोग 3 को याद रखते हैं। कौन सा? तो उससे पहले ये जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते क्यों है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, एक सब शेल से दूसरे सब शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन करने के लिए क्या चीज का होना बहुत जरूरी है? डी ऑर्बिटल का। वेरी गुड। ट्रांजिशन करने के लिए सबसे ज्यादा चीज का क्या होना जरूरी है? डी ऑर्बिटल का होना। अब डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है कि डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीट होना जरूरी है? इनकम्प्लीट होना जरूरी है, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल है और पूरा भरा हुआ है तो भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा उसमें, क्योंकि जगह ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा, यानी ट्रांजिशन कैसे होगा। तो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, बट वो भी कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट। यानी कि अगर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो सुनो इधर, जितने भी ऐसे मेटल्स होंगे जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, तो अब इस पे देखो इधर। तो सर वैसे में तो कॉपर और जिंक को नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि देखो कॉपर भी 10 भरा हुआ है डी में, जिंक भी 10 भरा हुआ है डी में, तो आधा सही आधा गलत। जिंक को नहीं बोलते ट्रांजिशन, बट कॉपर को बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर का बेसिक तो ये है ना, ये तो एक्साइटेड होने के लिए बात गया ना, यानी कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके गया ना ये तो, बट बेसिक तो ये था उसका। तो क्या बेसिक में उसका D10 है? नहीं, बस तो फिर तो उसको काउंट करेंगे अपन ट्रांजिशन में। यानी कि सर जिंक वाला जो सीरीज होगा, जिंक के नीचे जो एलिमेंट आता होगा, उसके नीचे जो एलिमेंट आता होगा, उसके नीचे जो एलिमेंट आते होंगे, उन सब में तो D10 होगा। तो हाँ, तो क्या उन सब में से किसी को भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे? तो नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जिंक वाला जो ग्रुप होगा उनमें से सब एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे तुम्हारे? डी ब्लॉक एलिमेंट, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो अगर डी ऑर्बिटल किसी का कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्लियर हो गया? तो जिंक और कौन कौन से हैं? तो देखो, वेरी गुड, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा होता है, इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ये जो सेकंड लास्ट है इधर से कॉपर, कॉपर वाली जो सीरीज है उनको बोला जाता है कॉइन एलिमेंट्स, यानी कॉइन मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉइन मेटल्स। कॉइन पता है क्या होता है? सिक्का। सिक्का किससे किससे बनता है? मतलब तुम अभी हिस्ट्री सब पढ़े हो, तो कौन कौन से मेटल से सिक्के बनाते हैं? एल्यूमिनियम मेटल का सिक्का बनता है। मेटल पूछ रहा हूं बेटा, हाँ, तांबा मेटल नहीं होता। गोल्ड और सिल्वर और कॉपर। ठीक है, तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि ये जो ग्रुप है इनको कॉइन मेटल्स बोलते हैं। कॉइन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मेटल्स आते हैं उनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉइन मेटल्स बोलते हैं। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्लियर हो गया? तो ये इस ग्रुप में आएगा। समझ में आ गया इतना पॉइंट? इतने में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया बेसिक का पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे इसको सम अप करते हैं और अपन यहां पर ये जानते हैं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो ध्यान देना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले ये बताओ, ये कौन सी सीरीज को हम लोग स्टडी कर रहे थे? 3D सीरीज स्टार्ट कहां से, कौन से पीरियड से होती है? 4th पीरियड। तो एस के सामने कौन सा था? वो 4th, यानी उसमें कोई भी चेंजेस था क्या नंबर ऑफ पीरियड के लिए? नहीं, तो उसको मैं ले रहा हूं NS। N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पीरियड, जो कि उसके एनर्जी ऑर्डर को इंडिकेट करेगा, और S यहाँ पर ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है। अब S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर जगह 2 नहीं, 2, हर जगह 2 तो नहीं है, कहीं पर 1 भी है। तो यानी NS इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है 1 to 2। अब जो D ऑर्बिटल है उसमें S के अकॉर्डिंगली कितना नंबर, 1 कम है कि उतना ही है? N-1, 1 कम है, क्योंकि वो जितना इसका नंबर है उससे 1 कम है ये D। अच्छा, D के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं? 1 से लेके 10 तक। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS 1 to 2, N-1D 1 to 10। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, बट अब सुनना ध्यान दो, बट अब इसमें तो सारे ट्रांजिशन अपन किए थे ना कि S ऑर्बिटल को बाहर रखे थे अपन, तो हाँ, तो वो इसमें होगा कि नहीं होगा? तो होगा,
तो इसमें भी क्या होता है, ये जो NS रहता है 1 to 2 वो इसके बाद लिखाएगा फिर। तो N-1D 1 to 10 NS 1 to 2। यहाँ पर 1 to 10 और 1 to 2 जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है, और N और N-1 उसके ऑर्डर को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पर S और D उसके ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहे हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इतने में? तो ये एक पार्ट बेसिक खत्म। फिर अब यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं इसका बेसिक के साथ तुमको बता दूंगा, तो एटलीस्ट कम से कम शुरू से आखिरी तक पूरा समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट देगा जरूरी नहीं है, घुमा फिरा के भी देता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहला फिजिकल अपीयरेंस आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, लेकिन उसको कंसिडर करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। और मैंने तुमको ये बोला था कि डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स या मेटल्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। यानी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है, तो मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है सबके सब इसकी होगी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, ये सब पढ़े थे अपन, याद है? सारे के सारे होंगे। इसमें से एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, लाइक हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस झेलने की ताकत, ठीक है। मतलब वो टूटेगा नहीं, उसमें कितना भी वो लगा लो तुम, स्ट्रेस लगा लो, यानी कितना भी वजन डाल दो टूटेगा नहीं। जैसे ब्रिज बनता है, पुल उल बनते हैं, तो उनमें सब ट्रांजिशन मेटल ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना सर वो तो लोहे का बनता है, लोहा भी मेरे हिसाब से ट्रांजिशन मेटल ही आता है, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। तो इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी की सेम होंगी। हाँ, क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उसका, यानी कि उसी को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं या स्ट्रेंथ बोलते हैं अपन, वो हाई होता है इसका बहुत, ठीक है। जितने मेटल्स होता है सबका होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में तो सारे के सारे मेटल्स ही हैं, तो सबकी होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर अपन पॉइंट घुसे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर सुन लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यहां पर एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। एंथैल्पी का मतलब यहां पर हम लोग अभी समझने के लिए एनर्जी लेते हैं। अब एटमाइजेशन क्या होता है, तो एटमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक क्रिस्टल को ब्रेक करके एक एटम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टल में अरेंज्ड एटम को ब्रेक करना है और एटम में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, एटमाइजेशन। अब ब्रेक करना फोकट में तो ब्रेक होगा नहीं, एनर्जी लगेगा। कितनी एनर्जी लगी उसको ब्रेक करने के लिए, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं और एटमाइजेशन का ATM, तो H ATM हो गया तुम्हारा ये, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जनरली एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंज निकाला जाता है, तो यहाँ पर अपन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डाल देते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है समझ में आया? अब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ और दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनना। एटमाइजेशन को क्या बोला मैंने कि भाई कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसको तोड़ तोड़ कर ब्रेक करके ना एटम को सेपरेट करना है, अलग अलग गैसियस स्टेट में लाना है, तो वो प्रोसेस है एटमाइजेशन का। क्या करके लाना है, तोड़कर। क्या चीज को तोड़कर, लेकिन क्रिस्टल में क्या चीज को तोड़ना है, बॉन्ड्स को। किसको तोड़ना है, बॉन्ड्स को। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुए तो एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी, यानी अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर किसी भी एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो उसका एटमाइजेशन का जो एंथैल्पी लग रहा है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और अगर वीक हुआ बॉन्ड तो फिर कम लगेगा, ठीक है। तो अब ये बताओ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं कि वीक बॉन्ड बनाते हैं? तो कैसे पता चला कि वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, वो तो ठीक है मेटल्स है, बट वहां पर समझना वो नॉर्मल मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि डी और ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सब के पास दो बेनिफिट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है उनके पास होता है कि NS के जो 1 to 2 इलेक्ट्रॉन है और N-1D के 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों के दोनों सेपरेटली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। नॉर्मल किसी भी मेटल में एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बट इसके में दोनों ही उसके आउटर मोस्ट में आ जाते हैं। तो इसलिए डी ब्लॉक में क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका जो बॉन्ड होता है वो नॉर्मल मेटलिक बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आउटर मोस्ट में सर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं क्या? नहीं। कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? जो अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते, जो अनपेयर्ड होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा
और उतना ज़्यादा वो क्या होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर मैं काउंट करूं इधर से 21 से लेके 30 तक, 3D सीरीज को ले रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत वाले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 4s2 और 3d 1 था। अब देखो d ऑर्बिटल का क्या होता है सीन, 5 सब सेल्स होते हैं उनके पास। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर्ड हुआ इसके पास। 22 के पास 2 अनपेयर्ड, 23 के पास वैसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। चलो अब एक काम करता हूं मैं 27 को लेता हूं, तो 27 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेयर्ड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यानी कि क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है ना, शुरू पहले धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, फिर बीच में आने के बाद वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इतना क्लियर हुआ। एक बात का और ध्यान रखना, 21 का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फिर भी Zn से थोड़ा ज्यादा ही होता है, ठीक है। यानी Zn का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी कम होता है एज कंपेयर टू 21 भी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी अब हमारे लिए इतना ये काम करनी है, हमारे लिए काम का चीज ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ते जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है, बीच में आता है, मैक्सिमम होता है, फिर उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। प्लस जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है वो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है वो। इतना पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो सेकंड वन देखते हैं। सेकंड है हमारा एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। एक ही है दोनों का, वेरिएशन दोनों का सेम ही आएगा, एटॉमिक रेडियाई हो चाहे एटॉमिक रेडियाई हो। अब रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, तो कंफ्यूज मत होना, रेडियाई मतलब रेडियस ही होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है उससे लेकर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, एटम में उसके न्यूक्लियस से लेकर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, वो उसका एटॉमिक रेडियस हुआ। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होते जाता है। सेम ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। अच्छा, इसमें भी ऊपर से नीचे आने में थोड़ा डिफरेंस है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी, ये बताना भूल गया। अब पहले इसको बता देता हूँ फिर इसको बता दूंगा दोबारा, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज छोटा होता जाएगा। अब ऊपर से नीचे आने पे क्या सीन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, इधर 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है, ठीक है। अगर मैं ऐसा देखूँ तो 3D का अगर साइज ये है तो कायदे से 4D का साइज क्या होना चाहिए इससे, और 5D का साइज क्या होना चाहिए इससे भी बड़ा, और 6D का साइज इससे भी बड़ा। ये नॉर्मल ट्रेंड होता है, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं ना तो साइज क्या होता है उसका, इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाता है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ऐसा नोटिस किया गया है कि 3D का साइज ठीक है, 4D का साइज भी ठीक है, बड़ा हो गया, 5D का साइज जो बड़ा होना था बड़ा नहीं होता बट ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाता है, और 6D का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा बड़ा होता है, नो डाउट बड़ा तो होता है बट थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ तो नॉर्मल ट्रेंड चला तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऊपर से नीचे आते का साइज बढ़ता गया, यहाँ से यहाँ आने में साइज बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, तो अब उसका साइज उतना क्यों नहीं बढ़ा, इसका साइज यहां से आने पे साइज बढ़ना चाहिए था ना बट नहीं बढ़ा, तो क्यों नहीं बढ़ा। तो एक चीज नोटिस करो, याद है तुमको स्टार्टिंग में बताया था 5D सीरीज में ही कौन घुस जाता है, 4F घुस जाता है, याद है। ये 6th पीरियड है, ये याद है 6th पीरियड और 7th पीरियड में क्या बोला था, कौन घुस जाता है बीच में, 4F। कहां कहां घुसता है 4F, तो 6S और 5D के बीच में कौन घुस गया, 4F। वैसे ही 7th पीरियड में क्या होता है, 7S और 6D के बीच में कौन घुस जाता है, 5F। तो सर इसके आने से क्या फर्क पड़ता है, बेटा इसके आने से ही तो फर्क पड़ रहा है साइज में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन ये है कि जैसे मान के चलो ये 6x का ऑर्बिटल है, ये 5D का ऑर्बिटल है, बीच में कौन घुस गया तुम्हारा, 4F का ऑर्बिटल। अब सीन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और सबको पता है जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतने ही क्या ऐड होते हैं, प्रोटॉन भी ऐड होते हैं। तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है वो इसको जोर से खींचेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतने प्रोटॉन भी ऐड होंगे।
तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसको जोर से वो खींचेगा, तो इसके खींचने की वजह से साइज इसका छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अभी खींच क्यों रहा है ज़्यादा जोर से, क्योंकि बीच में 4F आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो 4F आने की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, किसका, न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, ठीक है, बट सर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट रहते हैं उनके बीच में भी तो गैपिंग होती है ना। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको अपन। क्या करता है ना, एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आगे पास होने से रोकता है। ठीक है, आगे पास होने से क्या करता है, उसको रोकता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसका शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एफ ऑर्बिटल जो होते हैं, चाहे तुम्हारे 4F हो चाहे वो 5F हो, दोनों में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यानी कि ये उतने एलिजिबल नहीं होते कि न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रोक पाएं आगे जाने से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे तक चल देता है और ऑर्बिटल को खींच लेता है। इसलिए 4F और 5F के बीच में घुसने की वजह से साइज का क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ में आ गया। आगे किस में हो रहा है, 4F की सीरीज में हो रहा है और 5F की सीरीज में हो रहा है। समझ में आया, किस में हो रहा है, 4F की सीरीज में और 5F की सीरीज में। ठीक है, अब सुनना, तो F ऑर्बिटल में जैसे मैंने तुमको बताया था कि 2 सीरीज होती है, शुरुआत वाली 4F सीरीज हो गई और बाद वाली 5F सीरीज। 4F सीरीज का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो लैंथेनियम होता है, इसीलिए उस सीरीज का नाम क्या पड़ा, लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, वैसे इस वाले का नाम क्या होता है, एक्टिनॉइड, तो इसका नाम क्या पड़ा, एक्टिनियम सीरीज। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिनियम सीरीज। लैंथेनॉइड का लैंथेनॉइड सीरीज, यानी लैंथीनियम का लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम का एक्टिनॉइड सीरीज, सॉरी एक्टिनियम का क्या होता है, एक्टिनॉइड सीरीज, ये एक्टिनॉइड होगा, एक्टिनियम मेटल का नाम है। ठीक है, तो लैंथेनियम का लैंथेनॉइड सीरीज बना और एक्टिनियम का क्या बना तुम्हारा, एक्टिनॉइड सीरीज बना। ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना। तो लैंथेनियम मेटल का लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनियम मेटल का एक्टिनॉइड सीरीज। अब ध्यान दो इधर, ये लैंथेनॉइड सीरीज है 4F वाला, एक्टिनॉइड सीरीज है 5F वाला, और इन्हीं सीरीज में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि 4F ऑर्बिटल 6S और 5D के बीच में घुस जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसका, पुअर होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसका, पुअर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन यानी डिक्रीमेंट होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को जब वो लैंथेनॉइड सीरीज में होता है तो उसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और जब वो एक्टिनॉइड सीरीज में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये एग्जाम में आता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ 4F ऑर्बिटल बिटवीन 6S and 5D which results in the increase in their nuclear force of attraction because of having poor shielding effect। ठीक है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है क्योंकि 4F ऑर्बिटल 6S और 5D के बीच में घुस जाता है और इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब अगर मैं कंपेयर करूं 4F और 5F में, तो दोनों में यानी कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है। देखो दोनों में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, दैट इज ओके, बट दोनों में ज्यादा किसका होता है, एक्टिनॉइड का होता है। दोनों में ज्यादा पुअर किसका होता है, एक्टिनॉइड का। कंपेयर करना है, देखो ध्यान से इधर, इसका साइज इतना हुआ है और इसका साइज कितना डिफरेंस है, दिख रहा है साइज का डिफरेंस। तो किस में ज्यादा खिंचाया है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट और पुअर होता है, यानी 5F का जो इंसर्शन से जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ वो ज्यादा पुअर होता है एज कंपेयर टू 4F। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। और इस कॉन्ट्रैक्शंस के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, फिर लाइक बेसिक स्ट्रेंथ में चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, अब इसमें सीन ये होता है क्योंकि इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जो साइजेस हैं इनके, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विन भी बोल देते हैं इन ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मेटल्स ऑफ 4F एंड 5D, सॉरी 4D एंड 5D, जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइज सिमिलर होने की वजह से होता क्या है, देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज वेरिएशन करती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो मैक्सिमम ड्यू टू साइज होता है उसके। साइज डिफरेंस होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। अब इनका साइज ही ऑलमोस्ट सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट क्या होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए इनको ट्विन बोल दिया जाता है।
ट्विन मतलब पता नहीं क्या होता है, ठीक है, इसलिए इनको ट्विन बोल देते हैं अपन, ठीक है। केमिकल ट्विन आई थिंक, जहां तक मेरे को नाम याद आ रहा है केमिकल ट्विन बोलते हैं इनको, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ ये पॉइंट। और क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ समझ में आ गया इधर पे। तो अब सुन लो, इधर एफ ब्लॉक में इतना ही है बस, तो एफ ब्लॉक तुम्हारा यहीं पर खत्म हो गया। एफ ब्लॉक में पढ़ने लायक बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो वो ये है कि एफ ब्लॉक में का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि +3 के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन +3 जनरल है, ज्यादातर +3 होता है। कितना क्लियर हो गया? याद रहेगा इतना चीज। उस प्रकार से पूरा एफ ब्लॉक तुम्हारा वहीं पर खत्म हो गया। एफ ब्लॉक में उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वापस आए अब, ठीक है। तो डी ब्लॉक में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया कि इधर से इधर जाओगे तो छोटा होता है, बट ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। शुरुआत में तो बढ़ता है, बट 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और 5D और 6D में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, बट स्टिल वो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत कम वेरिएशन आता है उसमें। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक है। हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में देखते हैं। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे जैसे उसका साइज, मतलब जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता जाएगा, उसका मेटेलिक नेचर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने से मेटेलिक नेचर क्या होता है उनका? इंक्रीज होता है। मेटेलिक नेचर क्या होता है उसका? बढ़ता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो कैसा होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट कैसे इंक्रीज होगा अभी बताया था मैंने। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो उनके साइज के हिसाब से वेरी करती है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनके साइज के हिसाब से वेरी करती है। अब ये दोनों का साइज सिमिलर है, तो इन दोनों पे तो ग्रेट वेरिएशन मिल जाता है 3D और 4D में, बट 4D 5D में वेरिएशन थोड़ा सा कम मिलता है। क्यों कम मिलता है समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ देयर साइज, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब एक बात सुना तो इधर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? तो ये होता क्या है? एंथैल्पी का मतलब तो अभी बताया था, एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम के लूजली बाउंडेड यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना होता है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है? एक बात बताओ, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? कम लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या लगेगी? उसकी एंथैल्पी कम लगेगी, ठीक है। और अगर कोई लूज जल्दी से नहीं कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। मेटल क्या रखता है? कौन सी टेंडेंसी रखता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वो, बस। तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? फेवर्ड रहती है, यानी कि कम लगती है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इतने में कोई दिक्कत है? बट अब अगर अपन जनरल ट्रेंड देखें अगर अपन इसका, तो याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एस से तो ज़्यादा होता है, बट पी से क्या होता है? कम होता है। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन सब की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है, और पी ब्लॉक से क्या होती है? कम होती है। इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? अच्छा, ठीक है, इनसाइड द डी ब्लॉक, ठीक है। देखो आप एक बात बताओ, अगर अपन डी ब्लॉक के अंदर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि उसका साइज छोटा हो रहा है। तो साइज छोटा होने से क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा क्या? नहीं। बड़े साइज के इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन लेट में निकलते हैं। यानी एटम का साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी लूज हो जाता है उसमें से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें और कुछ पॉइंट और कुछ डाउट्स इसमें? मतलब नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने इसमें? अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो ध्यान से इधर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो देखो एक बात समझना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दो अलग अलग चीजें होती है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दो अलग अलग चीजें होती है। चलो नेक्स्ट है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय एन एटम टू कंप्लीटली फिल इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट या ऑर्बिटल। अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट या ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिलअप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो क्या कहलाता है? उसका वैलेंसी कहलाता है।
बट एक एटम एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहा है एक्चुअल में, वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसमें कि वैलेंसी में प्लस और माइनस यूज नहीं होता। हम लोग जनरल टर्म में डाल देते इसका +2 इसका +3 है करके, तो वो प्लस वैलेंसी में नहीं यूज होता, वो प्लस और माइनस किस में यूज होता है तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट में। वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता, वो सिर्फ एक नंबर होता है, दैट्स इट, 1 2 3 4। ठीक है, वो 1 लेगा 2 लेगा या 2 देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तो 2 होता है। बट ऑक्सीडेशन में इंपॉर्टेंट है, +2 का मतलब 2 देगा और -2 का मतलब 2 लेगा। ठीक है, आया समझ में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तुम्हारा, ये क्लियर हो गया कि एक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहा है अपने। अब जो डी ब्लॉक होता है, क्योंकि उस डी ब्लॉक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लस डी ब्लॉक के पास खासियत यह भी है कि वो दूसरे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को अपने पास उधार में रख सकता है, प्लस ये भी खासियत है कि डी ब्लॉक अपने ही इलेक्ट्रॉन को एक सबसेल से दूसरे सबसेल में ट्रांजिट कर सकता है, इसलिए तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इतनी सारी खासियत होने की वजह से डी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक फिक्स नहीं होता और क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी कर सकते हैं या एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, यानी डी ब्लॉक क्या करता है, उसका डी ऑर्बिटल में इतनी सारी खासियत होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक फिक्स नहीं होता और उस एलिमेंट वो एक एलिमेंट बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे जिसको हम लोग जानते हैं उसी का ले लेते हैं, लाइक आयरन। आयरन को ही ले लो तो आयरन खुद में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +2 का और एक +3 का। जब वो आयरन +2 होता है तब उसको फेरस बोलते हैं, है ना, और जब वो +3 होता है तब उसको फेरिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं वाइवा में तुम्हारे कि आयरन का जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, अब +3 होता है तो क्या बोलते हैं, उसको फेरिक बोलते हैं। तो अब एक बात ये सोचो, फेरस फेरिक काम का नहीं है हमारे, काम का हमारे ये है कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जबकि आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है तुम्हारे, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सिर्फ आयरन एक लौता ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट जितने होते हैं सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, जितने डी ब्लॉक होते हैं सारे के सारे करते हैं क्या, तो नहीं, जितने ट्रांजिशन होते हैं वो सारे के सारे करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी का, यानी जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपना +2 का। ठीक है, कौन सा शो करते हैं, +2 का। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक बात समझना, देखो जो 3D सीरीज होती है उस 3D सीरीज में, ठीक है, उस 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका जाता है, Mn यानी मैंगनीज का, और कितना जाता है वो +7 जाता है, कितना जाता है +7। और पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑस्मियम का जाता है, दैट इज +8, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। अब एक बात समझना, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका जाता है, मैंगनीज का। ठीक है, तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, 3D सीरीज में। अब एक बात समझना ये कि मैंगनीज का सिर्फ हाईएस्ट नहीं होता, उसका नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज्यादा होता है, यानी मैंगनीज हाईएस्ट +7 भी शो करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है 3D सीरीज में। ठीक है, और वेयर एज पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, ऑस्मियम का, कितना होता है वो +8। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम किसका होता है पूरे डी ब्लॉक, ऑस्मियम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मैंगनीज रखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हुआ ये पॉइंट अपने को। ठीक है, अब इस पे थोड़ा और आगे बढ़े अगर अपन, तो ध्यान रखना, सुनना इधर, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहती है, ठीक है, वैसे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ते जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, और जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा उसके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, कम। यानी ये सेम ट्रेंड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की क्वांटिटी बढ़ रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की क्वांटिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना। ठीक है, इस पे और एक चीज़ों का ध्यान रखना कि लाइक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, दैट इज ओके है। ठीक है, यहां पर एक की पॉइंट और होता है, क्या था, कुछ पॉइंट लिखे थे क्या अपन उसमें,
हाँ, इसमें एक कोई पॉइंट और था कि जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये जाएगा, यानी कि कोई भी मेटल, डी ब्लॉक का कोई भी मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो वो फ्लोराइड के साथ शो करता है या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में शो करता है, यानी या तो वो फ्लोरीन के साथ बनाएगा या तो वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ठीक है, यानी किसी भी ट्रांजिशन मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुमको निकालना है तो वो या तो फ्लोरीन के साथ मिलेगा या तो फिर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। बट ऐसा क्यों? वेरी गुड, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की तो हाईएस्ट होती है, ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट हो गई। ठीक है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पूल अच्छे से कर सकते हैं, प्लस उनका साइज भी छोटा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए कोई भी ट्रांजिशन मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट F या O के साथ ही दिखाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि फ्लोराइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड ही क्यों, यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों और किसी के साथ क्यों नहीं। तो रीज़न पता चल गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है और साथ में क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉन पूल अच्छे से कर पाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की वजह से, और साइज छोटा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपने हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट नेचर शो करते हैं बॉन्ड के साथ, सॉरी बॉन्ड में, और अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा नेचर शो करेंगे, आयोनिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल जब बॉन्ड बनाते हैं और उस कंपाउंड में अगर उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है या हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा तुम्हारा, कोवेलेंट। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पर उसके बॉन्ड का नेचर क्या होगा, आयोनिक। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट अपना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, देखो सुनना इधर, हम लोग जनरली पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ तो हो रहा है, बट ना सिर्फ एक साथ बल्कि एक ही स्पीसीज में हो रहा है, यानी एक ही एलिमेंट एक रिएक्शन में रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो लाइक Mn3+, ठीक है, ये है, अगर इसको पानी में रिएक्ट करा दे तो ये क्या क्या बनाता है, MnO2 बनाएगा, साथ में Mn2+ बनाता है और साथ में कुछ H+ आयंस बनाएगा। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए अभी, ठीक है, क्योंकि अपने को सिर्फ वेरिएशन देखना है कैसे कैसे हो रहा है। देखो इधर, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, तो +3 से +4 बढ़ा के कम हुआ, बढ़ गया, यानी क्या हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर +3 है और ये +3 से क्या हो गया, +2, बढ़ा के कम हुआ, यानी कि क्या हो गया इसमें, रिडक्शन। अब एक बात बताओ मेरे को, ये रिडॉक्स रिएक्शन है या ना, है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो रिडॉक्स है, हाँ है, बट इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ के साथ साथ एक ही एलिमेंट में हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है तुम्हारा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है और एक ही एलिमेंट पे होता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलो अब इस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात सुनना, यहीं पे डिस्प्रपोर्शनेशन से एक बात याद आ रहा है कि जो कॉपर होता है Cu, कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है Cu+ और एक होता है Cu+2, यानी Cu+ यानी कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और Cu+2 यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो डिपेंड करता है कि तुमने उसका सॉल्यूशन को लिया किस में है। अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन में कंसिडर करता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पता है ना, पानी में मिला के, तो जब मैं कॉपर को यानी Cu+ को या कॉपर को, ठीक है, पानी में मिलाऊंगा तो क्या होता है, तो उस टाइम पर Cu+ जो है वो Cu+2 में बदल जाता है। अब इसका रीज़न क्या है बदलने का? क्योंकि उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना ज़्यादा कम होता है, ठीक है, कि वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो रेदर उसको घुलाने के बजाय उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प कर देता है। मतलब उसके पास 2 चॉइस है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और या तो घुलेगा, ठीक है। और कम एनर्जी किस में लगती है, इलेक्ट्रॉन निकालने में, घुलने में
ज़्यादा एनर्जी लग रही है। समझ में आ रहा है? तो जितनी एनर्जी उसको लगती है घुलाने में, उतनी एनर्जी में तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 यानी Cu2+ जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन Cu+। ये याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। Cu+ और Cu2+ में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अपना फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। अब ये क्या होता है? अब एक बात सुनना, देखो इधर, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया। रीजन क्या है उसका? डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है बताऊं? बता चुका हूं ऑलरेडी, नाम बस नहीं बोला था। डी ब्लॉक का एक एलिमेंट, सॉरी, डी ब्लॉक का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर उसी डी ब्लॉक में कहीं दूसरी जगह चल देता है, तो वो कहलाता है डी से डी में ट्रांजिशन। तो डी से डी में ट्रांजिशन होता है, वही मेन रीजन उसे उसके कलर्ड होने का। तो जनरली जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जिनके पास भी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? कलर्ड होंगे। क्योंकि जितने भी अनफिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, और डी ट्रांजिशन पॉसिबल होने की वजह से उसमें क्या आता है? कलर्ड आता है। तो सर को एक आध एक्सेप्शन है क्या इसमें? तो हाँ है। याद करो किस चीज़ का एक्सेप्शन पढ़ाए थे अपन? हाँ, नहीं, क्रोमियम का। क्या एक्सेप्शन था क्रोमियम का? और क्रोमियम का क्या एक्सेप्शन था? वो एक्सेप्शन केस इसलिए नहीं, और कुछ रीजन था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, उसमें क्या होता है? डी जीरो रहता है। ठीक, उसके एक्साइटेड स्टेट में डी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्रोमियम के खाली क्रोमियम के में नहीं, क्रोमिक ऑक्साइड में। कौन सा मतलब? ठीक है, उसके में, हाँ, CrO3 में नंबर कितना? 27 24। तो उसका कैसे खाली होगा? तो 2 और 4 6 होता है। Cr+6 जाएगा तो खाली नहीं हो जाएगा? +6 जाएगा। तो वहीं पे अगर Sc जो होता है स्कैंडियम जिसका 21 होता है वो भी अगर +1 या +2 जाएगा तो उसका भी तो डी +3 +3 जाएगा तो उसका भी डी खाली। लेकिन उसका स्टेबल क्या होता है? +1 और +2, तो उसमें वो नहीं होता। और क्रोमियम +6 तक जाता है। तो क्रोमियम क्या करता है? +6 में जाने के बाद क्या होता है? डी जीरो हो जाता है। लेकिन इवन वो डी जीरो है फिर भी वो कलर्ड होता है। लेकिन बाकी कोई भी अगर डी जीरो जा रहा है तो वो कलर्ड नहीं होगा, फिर वो अनकलर्ड हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर जैसे पूछूं मैं Zn2+ कलर्ड होगा कि अनकलर्ड होगा? Zn2+ तो वो तो होगा ही नहीं, वो अनकलर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसका डी पूरा भरा हुआ है, D10 है। तो चाहे D0 हो या D10 हो, क्या होगा? वो अनकलर्ड होगा। निकलेगा। सर Zn का नॉर्मल Zn का तो हाँ 2 में भी तो ठीक है, हाँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकलता है। हाँ, पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है। रीजन बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि 4s सामने चल देता है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहीं से निकलेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर उसके पास रहती है एनर्जी की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अब वाला मैग्नेटिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैग्नेटिज्म क्या होती है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं मैग्नेटिज्म? वैसे टोटल 5 टाइप के होते हैं जो चैप्टर 1 में अपन पढ़े थे, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए 2 काम का है तो 2 ही पढ़ रहे हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। तो 2 टाइप के मैग्नेटिज्म तुमको शो होंगे, एक पैरामैग्नेटिज्म और एक डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और पैरा वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट, जो भी मेटल्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे दैट इज पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं दैट इज डायामैग्नेटिक। यानी कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक कब होगा? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक नहीं है। कैलकुलेट कैसे करेंगे कितना मैग्नेटिक है कि नहीं है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है μ = √n × n + 2 Bn।
मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू रूट ओवर एन क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये एन भी वही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 तो कांस्टेंट है। बी एम क्या है? वेरी गुड, बोर मैग्नेट्रॉन, वो उसका ऐसा यूनिट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर हो गया? एन क्या है? उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एग्जांपल मैं तुमको दूं तो मेरे को Cr2+ या Cr2+ नहीं, Cr+ बस खाली एक बस ऐसे ही दे रहा हूं, ठीक है? Cr+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कितना निकलेगा? तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए Cr का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जो कि उसके एटॉमिक नंबर से निकलेगा। एटॉमिक नंबर 24 होता है, 3d5 4s1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन को पहले फिलअप कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब ये बताओ इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 5 के 5 अनपेयर्ड है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी निकली? बस 5 को पुट कर दो यहाँ पर, क्या मिलेगा? √5 टाइम्स ऑफ 5 + 2, 5 + 2 7 हो गया, 7 5 ज़ा तो √35 bm तुम्हारा आंसर है। लेकिन सर मेरे को रूट में नहीं निकालना, मेरे को नॉर्मल वैल्यू चाहिए। तो तुमको कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट देखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5, पॉइंट लगाना, 8 या 9 जो तुम्हारी मर्जी हो लिख देना, 8 या 9 जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? 8 या फिर 9 जो तुम्हारी मर्जी उसको लिख देना। तो 5.8 bm तुम्हारा आंसर हो गया। सर अगर किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा? 3.8 या फिर 3.9, ठीक है? सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता दिया, शॉर्टकट बता दिया कि कैसे तुमको उसका फाइंड आउट करना है वैल्यू। इतना पॉइंट क्लियर है? मैग्नेटिज्म भी 2 टाइप के बता दिए, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो ओके है। अब एक बात समझना, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने होते हैं जनरली वो सब क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? देखो रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सरफेस एरिया, ठीक है? रीजन क्या क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ में आ रहा है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैपेबिलिटी टू एडजस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हो पाते हैं इसलिए भी सरफेस एरिया अच्छा खासा रहता है, इसलिए भी। सेम रीजन फॉर कैटलिस्ट ऑल्सो, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं जनरली कैटलिस्ट का तौर पे काम करते हैं मैक्सिमम, जैसे जैसे हैबर्स प्रोसेस में आयरन को हम लोगों ने कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया था, याद है? तो वो कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? सिर्फ हैबर्स की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम में ऐसा होता है। तो कैटलिस्ट के तौर पे वो वर्क करता है। क्यों वर्क करता है कैटलिस्ट के तौर पे? सेम रीजन है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, सरफेस एरिया अच्छा खासा रहता है, इसलिए। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो डी ब्लॉक के आएंगे उनका मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और डीडी ट्रांजिशन, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक। इसके अलावा वेरी गुड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? अब एक बात सुनो, देखो जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या एटम्स अरेंज होकर कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं तो उस कंपाउंड्स को बनाते समय, यानी बनते समय, उस कंपाउंड के बनते समय अगर उनमें छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ छोटे छोटे एटम्स अगर उस इंटरस्टिशियल साइट में यानी उस जगह पे आके ट्रैप हो जाए, अगर उस जगह पे आके क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक? यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? जब डी ब्लॉक के एलिमेंट कंपाउंड बना रहे होते हैं उस समय पे छोटे छोटे एटम्स आकर अगर उस साइट को ऑक्यूपाई कर ले तब वो कंपाउंड क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाता है। क्लियर हो गया? इवन डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारे अलॉयज भी बनाते हैं। रीजन क्या है? वही सेम रीजन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सरफेस एरिया अच्छा होता है, ठीक है, और वही डीडी ट्रांजिशन भी शो करता है, तो एडजस्ट हो जाता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ ना, वही होगा तुम्हारा, ठीक है? एक मेटल का नाम तुमको सुनने के लिए मिलेगा, दैट इज मिश मेटल, एफ ब्लॉक में है अपना। मिश मेटल क्या होता है? कोई बात, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं वैसे बोलने के लिए उसको, ठीक है? तो मिश मेटल क्या होता है? देखो अलॉय होता है एक तरीके का, मिश मेटल क्या होता है? एक तरीके का अलॉय। किस चीज के अलॉय होता है?
गोल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। किस चीज का अलॉय होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट का। कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट का? क्योंकि उसमें तो दो सीरीज पढ़े थे, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो जनरली उसमें कौन सा सीरीज होता है? लैंथेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उन एलिमेंट्स का अपन एलॉय बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम कंटेंट तो वो एलॉय का ही होता है, ठीक है। अदर देन एलॉय बाकी भी कुछ कुछ होते हैं और भी मेटल्स, तो उनको क्या बोला जाता है? अपन मिश मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन मिश मेटल। ये आता है एग्जाम में, मिश मेटल क्या होता है करके। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें भी लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड सीरीज का। हाँ, सर वो इंटरस्टीशियस कंपाउंड नॉट अब इसमें नहीं। अब इस पे एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। तो इन कंपाउंड्स के बारे में तुमको थोड़ा मोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, खुद से ही करना है, मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो KMnO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? Mn देखो टोटल 7 जाता है, ये हो गया KMnO4 का स्ट्रक्चर। कि क्या स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। वैसे K2Cr2O7 इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? Cr मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, तो 2, ठीक है, 2 4, एक 5 और एक 6। ये बन गया तुम्हारा K और ये बन गया तुम्हारा K। तो ये बन गया तुम्हारा K2Cr2O7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। ये इंडिविजुअल में टेट्राहेड्रल है, एक में 2 टेट्राहेड्रल को मिक्स कर दिया गया, दैट्स इट। अगर दिख रहा होगा तो चेक कर लो एक बार। वैसे ये सेम एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसको तुमको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा, वो इसके आयनिक फॉर्म में देगा। जैसे MnO4 माइनस तो K हटा देना, Cr2O7 2 माइनस तो दोनों में से K हटा देना, माइनस माइनस लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही। सर बैलेंसिंग